नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क आप जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई अब शुरू हो गई है। ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच राहत वाली खबर, कुछ निजी संस्थाओं ने अब ये मोर्चा संभाल लिया और राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए जा रहे हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कई बड़े अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है उसमें गंगाराम अस्पताल शामिल है, एलएनजेपी अस्पताल शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और जीटीबी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। जानकारी है कि कुछ निजी संस्थाओं ने मोर्चा संभाल लिया। राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए गए हैं। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच खबर है कि अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। अगर दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी की बात करें तो यहां पर भी बीती रात 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मौजूदा समय में पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो वहीं सर गंगाराम जो कि बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां से भी खबर आई है कि कल सुबह तक की ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया। सुबह 9 बजे तक की ऑक्सीजन एक प्राइवेट वेंडर और इनॉक्स ने सप्लाई कर दी है। जीटीबी में भी ऑक्सीजन पहुंचने की खबर है। तो ऐसे में जो किल्लत थी, जो सरकार की तरफ से कहा गया था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से कि 8 से 12 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है, कल ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था और अलग अलग हॉस्पिटल की जानकारी दी थी कि किस हॉस्पिटल में कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है। अब बीती रात हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हुई है और फौरी तौर पर किल्लत दूर होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की भी मुलाकात इस मसले पर होनी है। और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किन किन अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन केंद्र की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सबके बीच ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगाराम अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, ये वो जगह है जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। ऑक्सीजन पहुंचाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पहुंचाए गए और बताया जा रहा है कि कुछ निजी संस्थाओं की तरफ से यह मोर्चा संभाला गया है और कई अस्पताल हैं जिनमें गंगाराम, एलएनजेपी, जीटीबी शामिल है। इसके अलावा भी कई और अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश कुमार हमारे साथ दिल्ली से हैं और पारस धामा मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी क्योंकि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल राजीव गांधी हॉस्पिटल के बाहर आप मौजूद हैं, ये जानकारी मिली कि 11 घंटे की ऑक्सीजन ही यहां बची हुई है। आप बता रहे थे कि टैंकर पहुंचे ऑक्सीजन के, आपको ये जानकारी अस्पताल प्रशासन से मिल पा रही है क्या? देखिए, जहां तक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताहिरपुर दिलशाद गार्डन का सवाल है, यहां पर जो इसके नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विकास डोगरा, वो इनकम्युनिकेटिव हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो हमें अंदर से जानकारी मिल रही है कि सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे के करीब एक ऑक्सीजन का यहाँ पर टैंक आया है, लेकिन फिर भी जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वो सफिशिएंट नहीं होगा। कुछ वक्त तक तो यहाँ पर चल सकता है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगा। आगे किस तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल करवाया जाए कोविड पेशेंट्स को, इसमें जुटा हुआ है प्रशासन। तो लेकिन जो ओवरऑल है, दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी अस्पतालों से राहत की खबर आ रही है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, आइनॉक्स इंडिया और इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड, ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इससे काफी कुछ राहत हुआ है। एटलीस्ट आज तक के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया है कई अस्पतालों में। यानी कमी राजीव गांधी हॉस्पिटल में बनी हुई है। नीतीश, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन
वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही कंपनी की, तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने किसान आंदोलन को ऑक्सीजन के ट्रक पहुंचने में हुई देरी की वजह बताया। कंपनी का यह आरोप है कि गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर सड़क बंद होने की वजह से ऑक्सीजन लेकर मोदी नगर से आ रहे ट्रकों को दिल्ली पहुंचने के लिए करीब 100 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है और इसी वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने में करीब 2 घंटे की देरी हुई। कंपनी ने सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की मांग की है, यानी यह भी एक बड़ी वजह है ऑक्सीजन की कमी की। जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, यानी पहुंचनी थी ऑक्सीजन वहां पर, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि सिंगू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जो चल रहा है उसकी वजह से जो ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जा रहे थे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में, उनको 100 किलोमीटर का अतिरिक्त जो सफर है वो तय करना पड़ा। नीतीश हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। नीतीश, यानी क्या एक बड़ी वजह यह भी रही कि इस वजह से नहीं पहुंच पा रही है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन? नीतीश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ी वजह यह भी एक निकलकर सामने आ रही है और इसी वजह से कंपनी ये कह रही है कि आप ग्रीन कॉरिडोर बनाइए ताकि ऑक्सीजन पहुंचने में देरी ना हो। इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए तेजी से काम होने का दावा किया और यह कहा कि केंद्र, राज्यों और प्राइवेट सेक्टर्स की कोशिश है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ये किल्लत सामने आई। दिल्ली के गुलाबी बाग का अस्पताल, जहां पर भर्ती कुछ मरीजों के परिवार वालों की तरफ से इस तरह का आरोप लगाया गया कि ऑक्सीजन की कमी है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस भी बिना देरी किए वहां मदद के लिए पहुंच गई और अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया गया। उधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र को निशाने पर लिया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑक्सीजन पर सियासत करने वालों पर किया पलटवार। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश में ऑक्सीजन की ना कमी है ना कमी होगी, दिक्कत सिर्फ गिद्ध वाली दूषित राजनीति करने वालों से है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 62,000 मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से 519 लोगों की मौत हुई है। इस साल अब तक एक दिन में यह सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। राज्य में कोरोना से बेकाबू होते हालात को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। राज्य में पहले से लागू पाबंदियों के नाकाफी साबित होने की वजह से लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है और इस बात की उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आज अगले कुछ घंटों में लॉकडाउन का ऐलान किया जाए, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं, दवा, अस्पताल, दूध, फल
और सब्जी बेचने वालों को छूट मिल सकती है। और साथ ही मुंबई के बीकेसी सेंटर में भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं ताकि कोरोना से बचाया जा सके। पारस धामा हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। कल पीएम ने भी पारस यही कहा था कि सिर्फ 2 उपाय हैं। एक उपाय तो ये कि आप कोविड नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगातार काम होता रहेगा, चाहे ऑक्सीजन की बात हो। और देखिए दिल्ली में तो शुरुआत हो भी गई है सप्लाई करने की, जहां से खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है। दवाइयों के प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच पीएम ने कहा था कोविड नियमों का पालन करें और जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। बहुत जरूरी है इस जंग को जीतने के लिए। आप जरा बताइए, क्योंकि आप वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं, वहां पर अभी क्या स्थिति है? गायत्री, इस पूरी लड़ाई में अगर सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर हमारे पास है तो वो है कोविड वैक्सीन। जिस वैक्सीन की वजह से कोविड को भगाया जा सकता है। कोविड का क्योर जो है वही वैक्सीन है, जिसके लोग यहाँ पहुंचे हैं कोविड का टीका लगाने के लिए। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो कोविड वैक्सीन है। कोरोना का हराने की लड़ाई में हम कोविड जंबो सेंटर में हैं। ये मुंबई का सबसे बड़ा कोविड सेंटर माना जाता है और यहाँ पे हर रोज लोग जो है वो आते हैं। मगर कल जो है लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी। लोग जो है वो मायूस होकर यहाँ से गए थे। वैक्सीनेशन यहाँ खत्म हो गई थी, मगर 10 बजे के आसपास आज फिर से एक बार जो है वो वैक्सीन यहाँ उपलब्ध है। और लोग जो हैं कितनी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कितने वृद्ध लोग यहाँ हैं, सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ पहुंचे हैं। ये आप सिर्फ लाइन देख रहे हैं, ये लोग यहाँ बैठे हैं अपनी बारी के लिए। अंदर जो है वो वैक्सीनेशन का काम बड़ी तेजी से शुरू हो गया है। ये यहाँ लोगों के चेहरे पे आप सुकून देख सकती हैं। जब कल ये लोग आए थे निराश होकर वापस लौटना पड़ा था क्योंकि वैक्सीन नहीं थी और लोगों की जो चिंता है वो भी बढ़ गई थी कि क्या उनको वैक्सीन लग पाएगी। मगर आज इन सारे लोगों के चेहरे पे जो है सुकून दिख रहा है क्योंकि वैक्सीन जो है फिर से उपलब्ध हो गई है और वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई जा रही है। हमने जब वैक्सीनेशन सेंटर के डीन से बात की, राजेश डेरे जी से, तो उन्होंने कहा कि आज उनको 9000 से ज्यादा डोजेज मिली हुई हैं और ये जो है लोगों को पूरी तरीके से लगाया जाएगा। लोग जो हैं अमूमन जितने लोग आते हैं उनसे ज्यादा लोग आ जाए हैं क्योंकि कल पूरी तरीके से वैक्सीनेशन का काम जो है वो बंद कर दिया गया था। मगर आज जिस तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, लोग कोरोना को हराना चाहते हैं और उसी के लिए इतनी तादाद में जो हैं वो लोग आए हैं। अब अमूमन ज्यादातर लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि ये सीनियर सिटीजन्स हैं जो यहाँ वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द जो है उनको जो है टीका लगा दिया जाए और वैक्सीनेशन का काम जो है यहाँ शुरू कर दिया गया। गायत्री, बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और टीकाकरण करवाएं क्योंकि नौबत ही ना आए अस्पतालों के धक्के खाने की, कोरोना से जूझने की। आपको बता दें कोरोना महामारी के दौर में सबसे जरूरी है जीवन बचाना, अपना भी और दूसरों का भी। ऐसे में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वायरस की चेन को रोका जा सके, वायरस फैलने की रफ्तार को कम किया जा सके। लेकिन कुछ लोग सबसे बड़ी आफत के इस दौर में भी कोरोना को दावत दे रहे हैं। बिना मास्क के भीड़ में जा रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो उठक बैठक करके घर वापस लौट जाते हैं। देखिए महामारी के इस दौर पर लोगों की लापरवाही की वजह से कैसे और खतरनाक होते जा रहे हैं हालात। महामारी में लापरवाही पड़ेगी भारी। शहर शहर लापरवाही का कहर। कोरोना के दौर में कर्फ्यू और लॉकडाउन का माहौल है। ऐसे में सूरत की ये भीड़ बड़े खतरे का संकेत दे रही है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, सारे नियम कानून तोड़कर लोग इंजेक्शन लेने के लिए सूरत सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। सुबह से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सैकड़ों लोग लाइनों में लगने लगे। कुछ ही देर में इतनी लंबी लाइन लगने लगी कि हॉस्पिटल के गेट से लेकर रेमडेसिविर वाले काउंटर तक भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि वो रात से इंजेक्शन लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। ये भीड़ कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवार वालों और रिश्तेदारों की है। सूरत सिविल हॉस्पिटल में 3500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आए हैं, इसलिए लोगों को डर है कि कहीं बढ़ती मांग की वजह से इंजेक्शन खत्म न हो जाए। इंजेक्शन के लिए जुटी भारी भीड़ की वजह से अस्पताल के कई कर्मचारियों को भी घंटों इंतजार करना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए उन्हें इंजेक्शन चाहिए था।
कोरोना वैक्सीन के लिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। केरल के कोट्टायम में वैक्सीन सेंटर पर 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मंगलवार की सुबह से कई ऐसे लोग भी वैक्सीन सेंटर पर पहुंच गए जिनका नाम लिस्ट में नहीं था। यानी जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मैसेज नहीं आया था, वो भी टीका लगवाने पहुंच गए। लोगों की भीड़ की वजह से कोरोना वैक्सीन सेंटर पर ही कोविड के सारे नियम टूटते नजर आए। इस तस्वीर की सबसे खतरनाक बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई बुजुर्ग भी इस भीड़ का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चैन से नहीं बैठ सकते। सड़कों पर ऐसे ही कुछ लोग उठक बैठक करते नजर आए। मंडला में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए हैं। इसके अलावा गश्त करते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि वो बेवजह घरों से ना निकलें। मंडला सदर कोतवाली की पुलिस ने सड़क पर बेवजह घूम रहे कुछ लोगों से पूछताछ की। जब वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो पुलिस ने उन्हें उठक बैठक करवाई। ऐसे कई लोगों को कर्फ्यू तोड़ने की सजा दी गई। कुछ लोगों पर पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। जो लोग गाड़ियां लेकर बेवजह घूम रहे थे, उनकी गाड़ी की हवा भी निकाली ताकि लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करें और महामारी के खतरे को ना बढ़ाएं। पटना की सब्जी मंडी में लोगों की बड़ी लापरवाही नजर आई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई लोग मंडी में भीड़ के बीच बिना मास्क लगाए खरीदारी करते देखे गए। पटना की मीठापुर सब्जी मंडी की ये तस्वीरें लोगों की लापरवाही का सबूत है। बिना मास्क के घर से निकलना और भीड़ में खड़े होना इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। बिहार के दानापुर में बिना मास्क वाले युवक की पुलिस से भिड़ंत वाली तस्वीर वायरल हो रही है। दानापुर के विक्रम इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को रोका। बिना मास्क लगाए युवक पुलिस वालों से उलझ पड़ा। बाद में पुलिस ने उसे डांटकर घर भेज दिया। कोरोना की मुसीबत के इस दौर में लोगों को ये समझना होगा कि पुलिस अगर बिना मास्क वालों को रोक रही है तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि वायरस की चेन को ब्रेक किया जा सके। कर्फ्यू, लॉकडाउन और कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का पालन करना होगा, तभी कोरोना का विस्तार रुकेगा। और आइए लापरवाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जहां सख्ती के बावजूद वहां एक सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। ये देखिए तस्वीरें, मंडी में लोग जुटे हैं कोरोना नियमों को ताक पर रखकर सब्जियां खरीद रहे हैं। और तो और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया। अब ऐसे में सोचिए उनके लिए क्या तो कर्फ्यू, क्या लॉकडाउन और क्या कोरोना के नियम। लोग अपनी जान पर इस बड़े खतरे को नहीं समझ रहे हैं। और उसके बाद सवाल ये कि आखिर इलाज क्यों नहीं? प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सरकारों को भी इंतजाम करने चाहिए। लेकिन इस सबके बीच जो एक जिम्मेदारी आम आदमी की है, कम से कम वो जिम्मेदारी तो हम निभाएं, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि हम अस्पताल तक पहुंचे। यही नहीं, एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। ये मुंबई की दादर सब्जी मंडी की तस्वीर है, जहां पर भी कुछ इसी तरीके का नजारा दिखाई दिया। सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। तो दादर सब्जी मंडी में भी इसी तरीके के हालात। और दादर सब्जी मंडी में तो लगातार यहां पर हम रोज इसी तरीके की तस्वीर देख रहे हैं। बार बार यहां पहुंचकर हमारे सहयोगी लोगों से कहते भी हैं कि आप कोरोना नियमों का पालन करो, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। उधर प्रशासन भी इन पर नकेल कसने के लिए यहां पर मौजूद दिखाई नहीं देता। उधर राजस्थान के कोटा में एक अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना मरीजों की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से मरीजों की मौत हुई। आरोप यह है कि देर रात अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके बाद 2 मरीजों की मौत हो गई। मेरा साला जो कि भर्ती था वहाँ पे पिछले 15 दिन से जी, पल्स उसकी बढ़िया चल रही थी, डॉक्टर भी बढ़िया कंडीशन बता रहे थे, रिकवरी भी हो रही थी धीरे धीरे। लेकिन रात की 3 बजे अचानक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, पूरा प्लांट बंद हो गया। पूरे पेशेंट जितने भी थे सब परेशान हो गए, अफरा तफरी मची पूरे वार्ड में।
और उसमें करीब मान लो 3 पेशेंट हैंड टू हैंड उनकी डेथ हुई और बाकी की बाद में बहुत हालत ख़राब थी। स्टाफ की लापरवाही से या प्रशासन की लापरवाही से ये उस महिला की मौत हुई, ये तो बिल्कुल गलत है। आप सभी इस चीज़ को समझते हैं कि जो पेशेंट कोविड में वेंटिलेटर पर रहता है वो कितना गंभीर है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के प्राण बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। हालांकि इस दौरान अस्पताल के एक डॉक्टर का बेतुका बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं और उन्हें भगवान ही बचा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको सुनवाया, लेकिन ये भी अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। और साथ ही आइए एक बार फिर से दिल्ली के आंकड़े आपको बता दें, क्योंकि दिल्ली में लगातार हर गुजरते दिन के साथ रफ्तार बढ़ रही है कोरोना केसेस की। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो महामारी शुरू होने के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। इस बीमारी की चपेट में आने से रिकॉर्ड 277 लोगों की जान भी गई, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। मरने वालों का आंकड़ा 12,500 को क्रॉस कर चुका है। ऊपर से अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी ने लोगों के साथ सरकार की मुश्किलों को भी और बढ़ा दिया है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से संयम बरतने की अपील की और उन्होंने भरोसा दिया कि कोरोना से हम जरूर जीतेंगे। एक ट्वीट किया, लिखा, लॉकडाउन में जनता का पूरा साथ मिल रहा है। कोरोना की इस विकट परिस्थितियों में दिल्ली मिलकर लड़ रही है, हम जरूर जीतेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 12,727 कोरोना के नए केस मिले। एक दिन में कोरोना की वजह से 77 लोगों की जान चली गई। राज्य में सबसे ज्यादा मरीज 1753 इंदौर में मिले, भोपाल में 1709। राज्य में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो करीब 78,271 बताई जा रही है। और इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एक अस्पताल में कुछ लोगों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लूटने का आरोप लगा है। बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच कुछ लोग अस्पताल पहुंचे और वहां सिलेंडरों की लूटपाट करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों पर अस्पताल के कर्मचारियों से बदसलूकी का भी आरोप लगा। इसकी जानकारी मिलते ही अस्पताल के दूसरे डॉक्टर और पुलिस वाले भी वहां पहुंचे, हालात को संभाला। एक दिन पहले ही यहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूटपाट हुई थी। पब्लिक ने जो मरीज के रिश्तेदार भर्ती हैं, मतलब जो मरीज भर्ती है उनके रिश्तेदारों एक 2 सिलेंडर उठा के अपने मरीज के सिरयाने रख रहे हैं, जो बहुत सरासर शर्मनाक स्थिति मतलब बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ दिन रात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसको नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बाहर करते हैं, मेरे को मानने को तैयार हो जाते। यहाँ पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं, ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो। क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है। अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें। सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। देशवासियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपील की कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प ही समझा जाए। उन्होंने साफ कहा कि लोगों की सेहत के साथ अर्थव्यवस्था की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में यह भी कहा कि
स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का काम लगभग पूरा होने की वजह से कोरोना से लड़ाई में देश को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू होने के बावजूद उन लोगों को टीका लगाने का काम नहीं रुकेगा जिन्हें पहले से टीका लगाया जा रहा है। हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। और उधर राजस्थान सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत लोगों से बिना मास्क के बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है ताकि लोग कोरोना की चपेट में आने से बचे रहें। लेकिन जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकलेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए। 64 लोगों ने इस बीमारी की वजह से अपना जीवन गंवा दिया, जिससे सबसे ज्यादा जो खराब हालात हैं वो राजधानी जयपुर के हैं। पिछले 24 घंटों में 1875 कोरोना मरीज यहां मिले। उदयपुर में 932। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा 17 मौतें जोधपुर में हुई हैं। हालात संभालने के लिए पूरे राज्य में 21 मई तक धारा 144 लागू है। इसके अलावा 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 29,754 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 162 मरीजों की मौत हुई है। यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला भी लिया है। यूपी में अब 18 साल के उम्र के सभी जो लोग हैं उनको मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए यह भी ऐलान किया कि अब राज्य के किसी भी अस्पताल में भर्ती होने के लिए सीएमओ की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यूपी में अब शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का भी ऐलान किया गया है। इन 2 दिनों में पूरे राज्य में सैनिटाइजेशन का, स्वच्छता का और सफाई का काम भी होगा। वहीं अब सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए भी टीकाकरण कराने का ऐलान किया है और हम प्रधानमंत्री जी के इस कदम का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से जो 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए टीकाकरण के लिए जो व्यवस्था की है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। उधर बिहार में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में वहां पर कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले और 51 लोगों की मौत हो गई। अकेले पटना में 24 घंटे में रिकॉर्ड 2100 से ज्यादा मामले सामने आए। वहां इस बीमारी से 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी तरह गया में 1000 से ज्यादा और सारण में 500 से ज्यादा केस मिले। परेशानी की बात यह कि बड़ी संख्या में डॉक्टर भी इस बीमारी की चपेट में हैं। पटना के पीएमसीएच में अब तक 70 डॉक्टर और 50 से ज्यादा नर्सें कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए 25 अप्रैल को होने वाली बीपीएससी की जो पंचायत कॉरिडोर की परीक्षा है उसको भी रद्द कर दिया गया है।